हेलो गाइस। वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी को स्वागत है। तो आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं गाइस। तो आज पढ़ेंगे अपन चना। चने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं चिकपी। तो आज पढ़ेंगे चने के बारे में। चने के बारे में क्या बॉटनिकल नेम है, कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। अपन दलहनी फसलों का इंट्रोडक्शन कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था कल की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे एक एक क्रॉप्स अपन पढ़ रहे हैं दलहनी फसलों में। तो दलहनी फसलों में पहली क्रॉप आती है वो आती है चना। चने को इंग्लिश में बोलते हैं चिकपी। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे क्या होगा हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। तो पढ़ते हैं चने के बारे में। तो चने का बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। चने का बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरेटिनम। तो अपन लिखते चलते हैं साथ के साथ ही। चने का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइसर एरेटिनम। साइसर एरेटिनम। बात करते हैं इसके गुणसूत्रों का। गुणसूत्र तो गाइस अपन ने कॉमनली इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सभी रबी वाली दलहनी फसलों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 14। लेकिन अपवाद होता है काबुली चना। काबुली चना के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 16। तो रबी रबी दलहनी फसल है तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 14। बात करते हैं चना का उत्पत्ति स्थान की। उद्गम स्थल। उद्गम स्थल तो चने का उद्गम स्थल होता है दक्षिण पश्चिम एशिया, जो कि गेहूं का उद्गम स्थल भी होता है। तो चने का उद्गम स्थल है दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया जो कि गेहूं का भी उद्गम स्थल है। तो अपन को साथ के साथ ही करना है जिसका उद्गम स्थल है तो अपन को यही लिख लेना है, जिससे कि आपको याददाश्त बनी रहे कि गेहूं का भी उद्गम स्थल दक्षिण पश्चिम एशिया होता है और चने का उद्गम स्थल तो है ही। बात करते हैं इसके अंदर परागण की। तो चने के अंदर जो परागण होता है, चने के अंदर वो परागण होता है स्वपरागण। स्वपरागण। बात करते हैं इसके अंदर अंकुरन की। तो गाइस मैंने आपको बताया था सभी रबी वाली दलहनी फसलों का अंकुरन हाइपोजेल होता है, अपवाद होता है राजमा। राजमा के अंदर एपीजेल अंकुरन पाया जाता है। तो अंकुरन अंकुरन तो अंकुरन होता है वो होता है हाइपोजियल। हाइपोजियल अंकुरन पाया जाता है। बात करते हैं पुष्पक्रम की। तो चने का जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम चने का जो पुष्पक्रम होता है वो होता है रेशम प्रकार का। रेशम। बात करते हैं फल की। तो चने का जो फल होता है वो होता है पौड़। और अब बात कर लेते हैं अपन इसके कुल की, फैमिली की। चने की फैमिली क्या होती है, फैमिली या कुल। कुल कुल की बात करते हैं। कुल होता है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी या अपन बोल सकते हैं फेबेसी। फेबेसी या अपन बोल सकते हैं पैपिलियोनेसी। पैपिलियोनेसी लियोनेसी। तो चने की जो फैमिली होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी नहीं है तो फेबेसी। फेबेसी नहीं है तो पैपिलियोनेसी। ये तीनों एक ही है, जैसे कि अपन ने उसमें पढ़ा था खाद्यान्न फसलों के अंदर कुल। ग्रेमनी ग्रेमनी नहीं, पोएसी पोएसी नहीं है तो घास कुल। तो इसी प्रकार इसके अंदर जो दलहनी फसलों का कुल है वो होता है लेग्यूमिनेसी, फेबेसी या पैपिलियोनेसी। इनके विपरीत नाम है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई चने के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब बात कर लेते हैं चना अपन दो प्रकार का पढ़ रहे हैं। एक तो होता है देसी चना जिसे अपन भूरा चना बोलते हैं, एक होता है विदेशी चना जिसे अपन सफेद चना बोलते हैं, वो काबुली चना जिसे अपन सफेद चना के नाम से जानते हैं। तो अब पढ़ते हैं चने के बारे में। तो चना दो होता है, दो प्रकार का होता है। अब देखते हैं दोनों के बारे में क्या क्या है। तो अपन दोनों को क्रम से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं चने के बारे में। तो चने दो होते हैं। एक तो होता है देसी चना। देसी चना जिसे अपन भूरा चना कहते हैं, भूरा चना। और एक होता है काबुली चना। काबुली चना जिसे अपन सफेद चना के नाम से जानते हैं, सफेद चना। तो ये देसी और काबुली चना होता है। तो इनके लिए सिमिलर बात करते हैं। तो इनके बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। तो देसी चने का बॉटनिकल नेम होता है वो होता है साइसर एरेटिनम। साइसर एरेटिनम। और काबुली चना है तो इसका बॉटनिकल नेम होता है, इसका होता है साइसर। साइसर काबुलियम।
काबुलियम। तो इनका बॉटनिकल नेम क्या होता है? साइसर एरेटिनम तो होता है देसी चने का बॉटनिकल नेम, काबुली चने का होता है साइसर काबुलियम। अब बात कर लेते हैं इनके उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान, तो जो देसी चना है, देसी चने का उत्पत्ति स्थान तो है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। और बात करते हैं काबुली चना का, तो काबुली चना का उत्पत्ति स्थान है वो है काबुल, या काबुल है अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान। तो काबुल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आता है। तो भूरे चना का उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया, और सफेद चने का उत्पत्ति स्थान है वो है काबुल, या अपन बोल सकते हैं अफगानिस्तान। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या। 2n बराबर होती है 14। देसी चने के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, और काबुली चने के अंदर गुणसूत्रों की संख्या वो होती है 16। ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके सीड इंडेक्स की। सीड इंडेक्स क्या होता है? सीड इंडेक्स होता है 100 दानों का वजन। 100 दानों का वजन सीड इंडेक्स कहलाता है। तो सीड इंडेक्स को SI से डू नोट करते हैं। तो इनका सीड इंडेक्स, देसी चने का सीड इंडेक्स कम होता है और विदेशी चने का सीड इंडेक्स अधिक होता है। सीड इंडेक्स क्या है? सीड इंडेक्स यहां लिख लो, सीड इंडेक्स 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन। सीड इंडेक्स क्या है? सीड इंडेक्स है 100 दानों का वजन। तो देसी चना है उसका सीड इंडेक्स कम होता है क्योंकि यह चना छोटा होता है, और जो काबुली चना है यह चना थोड़ा मोटा होता है, तो इसका सीड इंडेक्स ज्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंतराल की। अंतराल, तो जो देसी चना है, देसी चने का अंतराल होता है वो होता है 30 इंटू 10 सेंटीमीटर। 30 इंटू 10 सेंटीमीटर अंतराल, मतलब R इंटू P, रो से रो की दूरी एंड प्लांट से प्लांट की दूरी। रो से रो की दूरी होती है 30 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी होती है 10 सेंटीमीटर। बात करते हैं काबुली चने के अंदर अंतराल। काबुली चने के अंदर अंतराल होता है R इंटू P। तो काबुली चने के अंदर R इंटू P होता है वो 45 इंटू 15, मतलब रो से रो की दूरी, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर, और प्लांट से प्लांट की दूरी वो होती है 15 सेंटीमीटर। ये अपने को ध्यान रखो। अब बात कर लेते हैं बीज दर की। बीज दर, तो जो देसी चना है, देसी चने की बीज दर काबुली चने से कम होती है। तो बीज दर होती है वो होती है 60 से 80 किलोग्राम, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और बात करते हैं काबुली चने की बीज दर, तो काबुली चने की बीज दर होती है वो होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर कितनी होती है देसी चने की? देसी चने की रखते हैं 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, काबुली चने की होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं इनकी उपज कितनी होती है। तो जो देसी चने की उपज है, देसी चने की उपज होती है वो होती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी चने की उपज होती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और जो काबुली चने की उपज होती है वो होती है 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो उपज की बात कर लेते हैं देसी चने। तो ये तो होगी इनके लिए बारे में कुछ सिमिलर जानकारी जो अपने को पता होना चाहिए। देसी चने का बॉटनिकल नेम साइसर एरेटिनम, काबुली चने का साइसर काबुलियम। और बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान के दक्षिण पश्चिम एशिया, उसका होता है काबुली या अफगानिस्तान। काबुली अफगानिस्तान। गुणसूत्रों की संख्या 14, इधर होती है 16। बात करते हैं सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स देसी चने कम होता है क्योंकि दाने छोटे होते हैं, और इधर काबुली चने का अधिक होता है क्योंकि दाने बड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके अंतराल। अंतराल होता है 30 इंटू 10, उधर होता है 45 इंटू 15। और बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उधर होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उपज की बात करते हैं तो उपज होती है 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इधर होती है 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये तो हो गई इनके बारे में सिमिलर जानकारी। अब बात करते हैं चने के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी % पाई जाती है। तो यहां लिख लो प्रोटीन। तो चने के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 21% चने के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और सर्वाधिक प्रोटीन मूंग के अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है 25%। तो अपने को पता होना चाहिए प्रोटीन। तो चने के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, चने के अंदर प्रोटीन होती है वो होती है 21% प्रोटीन पाई जाती है चने के अंदर। और बात करते हैं चने के अंदर फैट की, वसा की, तो चने के अंदर जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 4% चने के अंदर वसा पाई जाती है। ये चीज अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं चना जो है, चने को घोड़ा दाल के नाम से भी जाना जाता है।
तो यहाँ पॉइंट लिख लो, चने को घोड़ा दाल के नाम से जाना जाता है, घोड़ा दाल के नाम से जाना जाता है, चने को घोड़ा दाल के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइंट आता है इसके अंदर, चने की दाल का अपन उपयोग करते हैं, तो चने की दाल का उपयोग करने से खून का शुद्धिकरण होता है। तो चने की दाल का उपयोग करने से खून का शुद्धिकरण होता है। तो चने की दाल का उपयोग करने से खून का शुद्धिकरण होता है। और जो चने की पत्तियों में जो खट्टापन पाया जाता है वो ऑक्जेलिक व मैलिक अम्ल के कारण पाया जाता है। तो यहां लिख लो, अगला पॉइंट आता है, चने की पत्तियों में खट्टापन, चने की पत्तियों में खट्टापन वो पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है इसके अंदर 4%, तथा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है 96%। चने की पत्तियों के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है 96% चने के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो चने की पत्तियों के अंदर जो खट्टापन होता है वो मैलिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। मैलिक अम्ल पाया जाता है 4% और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है 96%। चने की पत्तियों के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला बात करते हैं, चने की पत्तियों का सेवन करने से, चने की पत्तियों का सेवन करने से डायरिया बीमारी कम हो जाती है। चने की पत्तियों का सेवन करने से डायरिया बीमारी है वो कम हो जाती है। डायरिया बीमारी क्या है, तो यहां लिख लो, डायरिया क्या है, डायरिया है यह है माइक्रोबियल वायरस के कारण, वायरस से पेट में आंत में सूजन बढ़ा देता है। तो डायरिया क्या है, यह माइक्रोबियल वायरस से पेट व आंत के अंदर सूजन हो जाती है, उसे बोलते हैं डायरिया बीमारी। और पेट व आंत के अंदर सूजन होने से मनुष्य को दस्त लग जाते हैं, मनुष्य को दस्त हो जाते हैं। तो डायरिया बीमारी क्या है, यह माइक्रोबियल वायरस से होती है और इसके कारण क्या होता है, पेट में आंत के अंदर सूजन बढ़ जाती है। इस कारण क्या होता है, मनुष्य के अंदर दस्त लग जाते हैं। तो उसको निजात पाने के लिए अपन क्या करते हैं, चने की पत्तियों का सेवन करते हैं, जिससे कि डायरिया बीमारी कम हो जाती है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। और चने की पत्तियों को सेवन करने के कारण क्या है, क्योंकि चने के अंदर जो खट्टापन होता है वो मैलिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। इसके कारण जो डायरिया बीमारी है उसको कम किया जा सकता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं चने से संबंधित कुछ क्रियाएं। एक क्रिया है चने से संबंधित, वो है निपिंग। निपिंग का मतलब है शीर्ष भाग को तोड़ना। वो क्यों तोड़ते हैं वो अपन देखते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं चने से संबंधित कुछ क्रियाएं, चने से संबंधित क्रिया। तो अगला पॉइंट आता अपना चने से संबंधित क्रिया। चने से संबंधित क्रिया है वो है निपिंग। तो निपिंग क्या है, चने के शीर्ष भाग को तोड़ने की क्रिया। निपिंग क्या है, निपिंग है चने के शीर्ष भाग को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहा जाता है। और जो निपिंग करते हैं, निपिंग कब करते हैं, निपिंग
क्रिया 40 से 45 सेंटीमीटर या 20 से 30 दिन बाद की जाती है। निपिंग क्रिया कब की जाती है? तो यह बुवाई से 40 से 45, जब पौधा 40 से 45 सेंटीमीटर को हो जाता है या 20 से 3 दिन बाद बुवाई के पूर्व की जाती है, बुवाई के बाद की जाती है निपिंग क्रिया। और निपिंग क्रिया का उद्देश्य क्या है? इसके शीर्ष भाग को तोड़ने से यह फायदा होता है, क्योंकि शीर्ष भाग को अपन जब तोड़ देंगे तो वह फूल ज्यादा बनेंगे, और फूल ज्यादा बनेंगे तो वहां फलों का निर्माण ज्यादा होगा, इसलिए इसमें निपिंग क्रिया की जाती है। अब बात करते हैं निपिंग क्रिया को अपन और कौन कौन सी विधियों द्वारा करते हैं। तो इसके लिए निम्न विधि है, तो वो विधि देख लेते हैं। निपिंग के लिए निम्न विधि है। तो निम्न विधि कौन कौन सी है? तो पहली आती है, पहली अपन करते हैं भेड़ों द्वारा। चने के खेत के अंदर भेड़ों को छोड़ के अपन निपिंग कर सकते हैं। चने के अंदर कभी बकरियों को नहीं छोड़ते, क्योंकि बकरी क्या है, बकरी जब एक जगह खाना खाती है तो वह पूरा खाना खा के हटती है। भेड़ क्या है, भेड़ चलते हुए खाना खाती है। इसलिए जो निपिंग क्रिया करते हैं वो पौधा या तो 40 से 45 सेंटीमीटर का होता है, तो उसके ऊपरी भाग को तोड़ देना निपिंग कहलाती है। तो भेड़ क्या करती है, भेड़ चलते हुए खाना खाती है, न कि रुककर। बकरी क्या होती है, बकरी रुककर खाना खाती है। तो अपन यहाँ पे चने के अंदर जो निपिंग की क्रिया है तो उसके अंदर अपन भेड़ों का उपयोग करेंगे। और अपन एक दूसरा रसायन भी है, तो रसायन का नाम है टावा, TI। टावा रसायन द्वारा रसायन का उपयोग करके भी अपन जो निपिंग क्रिया है इसको अपन कर सकते हैं। और टावा रसायन की जो मात्रा लेते हैं तो वो लेते हैं 75 ppm मात्रा काम में ली जाती है। 75 ppm मात्रा काम में ली जाती है, टावा रसायन की ली जाती है। तो टावा रसायन की कितनी मात्रा काम में ली जाती है? वो ली जाती है 75 ppm, 75 ppm। ppm की फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन। इतनी मात्रा अपन टावा रसायन को निपिंग के लिए काम में लेते हैं। तो ये तो होगी कुछ इससे संबंधित क्रियाएं। अब बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट आता है अपना जलवायु एवं मृदा। जलवायु एवं मृदा की बात करते हैं। तो चने के अंदर कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है और चने के अंदर क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। तो बात करते हैं जलवायु की। तो चने के अंदर जो जलवायु उपयुक्त मानी जाती है वो मानी जाती है ठंडी जलवायु। उपयुक्त मानी जाती है। चने के अंदर ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। और बात करते हैं चने के अंदर ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन चने के अंदर वार्षिक वर्षा 65 से 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। अपन बात करते हैं चने में 65 से 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। तो क्या करते हैं, चने के अंदर कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? वो मानी जाती है ठंडी जलवायु। लेकिन यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कितनी वार्षिक वर्षा चने के अंदर उपयुक्त मानी जाती है? तो 65 से 95% वार्षिक वर्षा चने के अंदर उपयुक्त मानी जाती है। ये अपने को पता होना चाहिए और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये चीज है इंपॉर्टेंट होती है कि कई बार क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ बनने की संभावना रहती है कि चने के अंदर कितनी वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। तो वो मानी जाती है 65 से 95 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं, जो चना जो है वो सीथरी पादप है और एलडीपी पौधा है। चना जो है सीथरी पादप है, एलडीपी पौधा है, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट। और बात करते हैं जो चना जो है वो रबी फसल है, रबी की फसल। चना जो है वो रबी की दलहनी फसल है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में मृदा की। तो चने के अंदर कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो चने के अंदर जो मृदा उपयुक्त मानी जाती है वो मानी जाती है ढेले युक्त मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ढेले युक्त मृदा उपयुक्त क्यों मानी जाती है? क्योंकि ढेले युक्त मृदा के अंदर रंध्रावकाशों की संख्या ज्यादा होती है। और जो चना जो है, चने का जो पौधा है वो
जड़ों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसकी मृदा ढेले युक्त उपयुक्त मानी जाती है। चने की मृदा, चने को ढेले युक्त मृदा, ढेले युक्त मृदा, युक्त मृदा उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, मानी जाती है। चने के अंदर जो ढेले युक्त मृदा है वो उपयुक्त मानी जाती है। बात कर लेते हैं चने के अंदर जो मृदा है उसका पीएच कितना होना चाहिए। तो चने के अंदर जो अपन मृदा है उसका पीएच होना चाहिए, वो होना चाहिए 7 से 8.5 पीएच, 7 से 8.5 पीएच उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त। चने के अंदर जो मृदा अपन यूज ले रहे हैं उसके अंदर जो पीएच रखते हैं वो रखते 7 से 8.5 पीएच अपन उपयुक्त मानते हैं। मतलब कि उदासीन तथा क्षारीय मृदा उपयुक्त मानी जाती है। 7 पे उदासीन होती है, 8.5 पर हल्की क्षारीय होती है, तो ये सॉरी हल्की अम्लीय होती है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अगला पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर, जो चना जो है चने के बीज की गहराई कितनी होती है। तो सामान्यतः चने के बीज की गहराई रखते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर अपन चने के बीज की गहराई रखते हैं, लेकिन उकटा रोग से बचने के लिए बीज को अधिक गहराई पर बोया जाता है। तो यहां बात करते हैं बीज की गहराई, सामान्य बीज की गहराई, सामान्य बीज की गहराई, बीज की गहराई। तो सामान्यतः बीज की गहराई रखते हैं, वो रखते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर बीज की गहराई रखते हैं, लेकिन उकटा रोग से बचने के लिए, उकटा रोग से बचने के लिए बीज की गहराई, बीज की गहराई, उकटा रोग से बचने के लिए बीज की गहराई रखते हैं, वो रखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर। तो अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि सामान्यतः बीज की गहराई कितनी रखी जाती है और उकटा रोग से बचने के लिए बीज की गहराई कितनी रखी जाती है। तो सामान्यतः बात करते हैं चने के अंदर बीज की गहराई वो रखते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर, लेकिन उकटा रोग से बचने के लिए बीज की गहराई अधिक रखते हैं, क्योंकि उकटा रोग जो है वो एक कवक के द्वारा होता है और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कि 5 से 7 सेंटीमीटर पर उपस्थित होता है। तो ये अपन इसके लिए उसको बीज को अंदर गहराई में बोते हैं, जो कि उकटा रोग ना लगे। तो ये रखते हैं अपन उकटा रोग के बारे में। अब बात करते हैं इसके लिए अपन उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन, तो उर्वरक प्रबंधन देख लेते हैं। इसके लिए क्या उर्वरक देते हैं, कितनी नाइट्रोजन की मात्रा दी जाती है और कितनी फास्फोरस की मात्रा दी जाती है। तो अपन ने पहले ही बताया था, और अनुपात होता है 1:2:1। यहाँ फास्फोरस दलहनी फसलों के अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि दलहनी फसलों के अंदर जो जड़ों का निर्माण अधिक होगा, जड़ों का निर्माण अधिक होगा तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होगा। बात कर लेते हैं अपन उर्वरक प्रबंधन की। उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं तो जो उर्वरक इसके अंदर देते हैं, तो नाइट्रोजन देते हैं अपन, नाइट्रोजन देते हैं, वो देते हैं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन की मात्रा कम क्यों देते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो इसलिए इनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कम दी जाती है। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस देते हैं, वो देते हैं 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस देते हैं। इसके अंदर अपन 2 ही उर्वरक देते हैं, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, पोटास का इसके अंदर उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गई इसके उर्वरक प्रबंधन की बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की। किस्में, तो किस्मों की बात करते हैं तो इसके लिए किस्म आती है। तो पहली किस्म आती है इसके लिए पूसा 256। पूसा 256 जो है यह शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोग की जाने वाली किस्म है। पूसा 256 जो है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। पूसा 256 जो है वो शुष्क क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए और भी किस्म है। तो इसके लिए किस्म है सम्राट, सम्राट, वरदान, और एक और आती है इसके अंदर अवरोधी। सम्राट, वरदान और अवरोधी, इसके लिए 3 किस्म है। तो ये तीनों किस्म क्या है, यह किस्म है उकटा रोग की, उकटा रोग के प्रतिरोधी किस्म है, उकटा रोग के प्रतिरोधी किस्म है, प्रतिरोधी किस्म, प्रतिरोधी किस्में क्या है,
प्रतिरोधी किस्मों का मतलब है इन किस्मों के अंदर उक्ता रोग नहीं होता है, क्योंकि यह उनके लिए संवेदनशील नहीं होती है। उक्ता रोग को खत्म करने के लिए यह कवक इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि यह प्रतिरोधी किस्म है। तो जो सम्राट है, बरदान है, अवरोधी है, ये तीनों किस्में उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्म है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्में हैं और ऑप्शन के अंदर तीनों है और चौथे ऑप्शन में सभी नहीं है, चौथे ऑप्शन में कोई और है, तो यहाँ प्योरिटी अवरोधी किस्म को दी जाएगी। तो यहाँ डबल एरो करके लिख लो, अवरोधी किस्म जो है उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्म है, सम्राट भी है, वरदान भी है। लेकिन प्योरिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्म है, पहला ऑप्शन में सम्राट, दूसरा ऑप्शन में वरदान, तीसरा ऑप्शन में अवरोधी और चौथे ऑप्शन में पूछा 256, अगर ये किस्म आती है तो यहाँ आंसर अवरोधी किस्म जाएगा, क्योंकि प्योरिटी अपन अवरोधी किस्म को ही देंगे। ये चीज यहाँ ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जो हरे दाने जो होते हैं मटर के अंदर, तो हरे दानों के प्रतिरोधी किस्म भी है, तो वह किस्म का नाम है अपर्णा। तो ये किस्म आती है अपर्णा। अपर्णा जो किस्म है वो किस्म है हरे दानों के प्रतिरोधी हरे दानों के प्रतिरोधी मतलब अपर्णा जो किस्म है इसके अंदर हरे दाने नहीं आते, इसके अंदर हल्के पीले दाने आते हैं। अपर्णा किस्म के अंदर हरे दाने न आकर के हल्के पीले दाने होते हैं, तो इनको बोलते हैं गाइस हरे दाने के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, वो है अपर्णा। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ अन्य किस्में भी आती हैं, तो अन्य किस्में कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो अन्य किस्मों में आती है RS10 और एक आती है RS11 प्रताप और एक आती है चना एक। अन्य किस्में कौन कौन सी है, तो अन्य किस्में RS10, RS11 प्रताप और चना फर्स्ट। ये जो किस्म है चने के अंदर ये किस्में इंपॉर्टेंट है और इनमें भी इंपॉर्टेंट है उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्में कौन सी है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए कि उक्ता रोग के प्रतिरोधी किस्में कौन सी है, ये अपने को पता होना चाहिए। और ये इसके अंदर किस्म आती है, इनके अलावा कोई भी किसके अंदर किस्म नहीं है। फालतू किस्मों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशियंट है। और आपको एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे अपन अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है रोग व कीट। इसके अंदर जो रोग लगता है वो लगता है उक्ता रोग, और उक्ता रोग किसके द्वारा लगता है, उक्ता रोग जो लगता है वो कवक के द्वारा लगता है और कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो बात कर लेते रोग तथा कीट। तो बात करते रोग की, तो इसके अंदर जो रोग है वो है उक्ता रोग और उक्ता रोग होता कवक के द्वारा, और कवक का नाम क्या है, कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो ये कवक होता है। अब इसके नियंत्रण की बात करते हैं, इसका नियंत्रण कैसे करते हो उक्ता रोग का। तो उक्ता रोग का नियंत्रण की बात कर लेते हैं। नियंत्रण, तो इसका नियंत्रण किया जाता है। तो पहला नियंत्रण तो है गहरी जुताई करके क्या होगा, अपन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से क्या होगा, क्योंकि जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो कवक है यह 5 से 7 सेंटीमीटर के एरिया में पाया जाता है, और अपन जब गहरी जुताई कर देंगे तो वह धूप के संपर्क में आएगा, और धूप के संपर्क में आएगा तो वह धूप से नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपन ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते हैं। ग्रीष्मकालीन मतलब वहां गर्मियों के अंदर अपन गहरी जुताई करते हैं, गर्मियों में धूप ज्यादा पड़ती है, और धूप ज्यादा पड़ेंगी तो यह जब धूप के संपर्क में आएगा तो ओनली और वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसका अपन जो उपयोग करते हैं वो करते हैं गहरी जुताई करके, या अपन इसका उपयोग दूसरा भी करते हैं, वो करते हैं ट्राइकोडर्मा कवकनाशी का उपयोग करके
उपयोग करके। ट्राइकोडर्मा कवकनाशी है, उसका उपयोग करके भी अपन इसको ट्राइकोडर्मा कवकनाशी का उपयोग करके भी अपन इसको नियंत्रण कर सकते हैं। और इसका तीसरा नियंत्रण है वो है प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके, मतलब प्रताप, सम्राट, वरदान और अवरोधी जो किस्म है इनका उपयोग करके भी अपन इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो तीसरा नियंत्रण है वो है प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके। तो जो ऑक्टा रोग है इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो पहला नियंत्रण ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा इसका ट्राइकोडर्मा जो कवकनाशी है इसका उपयोग भी अपन करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा नियंत्रण है वो है प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके बारे में रोग। अब बात कर लेते हैं इसके कीटों की। तो कीट की बात करते हैं। तो कीट आता, पहला कीट आता वो आता फली छेदक। तो पहला कीट आता फली छेदक क्या है? फली के अंदर छेद करके फल को खा जाता है, उसे बोलते हैं फली छेदक। उसका नाम होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। फली छेदक जो कीट है उसका नाम होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। और यह कीट जो है यह दिन के समय सक्रिय होता है। यह कीट दिन में सक्रिय होता है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जो कीट है वो दिन के अंदर सक्रिय होता है। अब अगला एक और कीट आता है इसके अंदर, वो आता है कटवर्म कीट है, वो रात के समय सक्रिय होता है। और कटवर्म का मतलब है यह है तने के अंदर तने को काट देता है, इसे बोलते हैं कटवर्म। तो अगला कीट आता है वो आता है कटवर्म का नाम होता है वो होता है एग्रोटिस स्पिलोन। कटवर्म जो कीट है उस कीट का नाम होता है एग्रोटिस स्पिलोन। जो यह कीट है इसको बोलते हैं अपन कटवर्म। और यह कीट रात के समय सक्रिय होता है। यह कीट रात में सक्रिय होता है। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा जो है वो दिन के समय नुकसान करता है। और जो यह जो एग्रोटिस स्पिलोन जो है यह कीट रात के समय नुकसान करता है। तो इन दोनों के लिए नियंत्रण की बात कर लेते हैं। नियंत्रण इन दोनों कीटों का एनपीवी रसायन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इन दोनों कीटों का एनपीवी रसायन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। एनपीवी रसायन की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनपीवी रसायन की फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो एनपीवी रसायन की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। तो एनपीवी रसायन की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। या एनपीवी रसायन द्वारा इन दोनों कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं चने के अंदर उपज की। तो उपज की बात करते हैं। तो असिंचित क्षेत्रों की उपज जो होती है, असिंचित क्षेत्रों में तो असिंचित क्षेत्रों में होती है वो होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्रों की उपज होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों की। सिंचित क्षेत्रों में उपज तो सिंचित क्षेत्रों में उपज होती है वो होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो असिंचित क्षेत्रों की उपज होती है वो होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और सिंचित क्षेत्रों की उपज होती है वो होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्र क्या? जहां पानी की मात्रा कम होती है या वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है उसे बोलते हैं असिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र क्या होते हैं? जहां सिंचाई की भरपूर व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं सिंचित क्षेत्र।
तो गाइस अपना होता है कंप्लीट, चना कंप्लीट होता है अपना। चने के अंदर अपने को इतना ही पढ़ना है, मैंने जो पढ़ाया वो सब सफिशियंट है। इसके अलावा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, तो चने के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगली नई क्रॉप के साथ। इंटरेस्टिंग क्रॉप पढ़ेंगे, दलहनी फसलों की चल रहे हैं, तो अगली भी दलहनी फसलें होगी। तो मिलेंगे अगली नई क्रॉप के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हर एक हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली क्लास में नई क्रॉप के साथ। ओके।